हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 10 में हार्दिक स्वागत है। तो अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण की 4 क्लासेस हो चुकी है। वो क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। आज हमारी चैप्टर की 5वीं क्लास है, जिसमें हम विभिन्न स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, और उस वेग में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले गुरुत्वीय त्वरण का अलग अलग स्थानों पर मान ज्ञात करना सीखेंगे कि अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान किस तरह परिवर्तित होता है। इसकी चर्चा हम आज की इस क्लास में करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है अथवा किस तरह परिवर्तित होता है। तो हमने पिछली क्लास में गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र देखा था, G=G(m/d²। इस सूत्र की चर्चा हमने पिछली क्लास में कर रखी थी कि ये कहाँ से आया है और कैसे ये बना था। यहाँ पर m क्या है? m पृथ्वी का द्रव्यमान है। d क्या है? किसी पिंड और पृथ्वी के बीच की दूरी थी। और कैपिटल G क्या था? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक था। ठीक है, लेकिन ये देखो चित्र दिया हुआ है। एक समझ लीजिए, ये ए क्या है? अर्थ है, आपकी पृथ्वी है, और बी क्या है? कोई भी एक वस्तु है, आइटम है या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? डी है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच में उत्पन्न जो गुरुत्वीय त्वरण है, उस गुरुत्वीय त्वरण को निकालने के लिए हम G=G(m/d²) के सूत्र का उपयोग करते हैं। लेकिन यदि कोई वस्तु कहाँ पर है? पृथ्वी की सतह पर है, तो यहाँ पर हम वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी की बजाय वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी को अगर हमें मापना है तो वो हम वस्तु और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी को मापते हैं। यानी कि ये अगर पृथ्वी है तो इसका केंद्र, और ये वस्तु है इसका केंद्र, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको हम यहाँ पर दूरी के रूप में क्या करते हैं? दूरी के रूप में यहाँ पर मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो दूरी d है, वो दूरी d किसके बराबर होगी? पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये वस्तु कहाँ पर रखी हुई है? ये वस्तु समझ लीजिए पृथ्वी के ऊपर यहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होगी? ये त्रिज्या होगी। पृथ्वी के केंद्र से लेके उस वस्तु के केंद्र के बीच की दूरी, और ये किसके बराबर होगी? पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। तो यहाँ पर हम इस d की जगह किसका उपयोग करेंगे? पृथ्वी की त्रिज्या r का उपयोग करेंगे। तो अब हमारे सामने सूत्र क्या बन जाएगा? G=G(m/r²), यानी इस d के स्थान पर हमने क्या रख दिया? r रख दिया। तो यदि कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर है या पृथ्वी की सतह के बिल्कुल नजदीक है, तो ऐसी स्थिति में इस वाले सूत्र के उपयोग से हम गुरुत्वीय त्वरण के मान की गणना करेंगे, जहां पर कैपिटल G क्या है? वही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। m क्या है? m इस पृथ्वी का द्रव्यमान है, और r क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है। तो इस सूत्र की मदद से हम पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी के नजदीक रखी कोई वस्तु के बीच में जो गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है, उस गुरुत्वीय त्वरण की गणना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्रुव तथा विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हमने पृथ्वी पर तो कर ली कि यदि कोई वस्तु पृथ्वी पर पड़ी हुई है तो हम G=G(m/r²) सूत्र से उसका मान निकाल सकते हैं। लेकिन यदि कोई वस्तु ध्रुव पर रखी हुई है या विषुवत रेखा पर रखी हुई है, तो ऐसी स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण का मान किस तरह परिवर्तित होगा। तो आप सब जानते हैं कि पृथ्वी पूर्ण रूप से गोला नहीं है। ये कैसी है? एक दीर्घ वृत्ताकार रूप में है, जैसा आपको चित्र में दिख रहा है। तो जो पृथ्वी की त्रिज्या है, वो जब हम ध्रुवों से विषुवत वर्त की ओर बढ़ते हैं तो त्रिज्या का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। देखो यहाँ पर ये जो आपको P दिख रहा है, P का मतलब है पोलर, यानी यहाँ पर जो त्रिज्या है RP, इस त्रिज्या का मान जैसे जैसे हम ध्रुवों से विषुवत वर्त की ओर बढ़ेंगे तो त्रिज्या का मान क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? त्रिज्या का मान बढ़ेगा, जैसा आपको चित्र में भी दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखो RP है और ये क्या है? RE।
तो यहाँ पर आर ई का मान आर पी से क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि जब हम ध्रुवों से विषुवत वर्त की ओर बढ़ते हैं तो त्रिज्या के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। और इसी कारण से ध्रुवों पर जी का मान विषुवत रेखा पर जी के मान की तुलना में अधिक होता है। कैसे, देखो समझो इस बात को। हमारे सामने ये जी का सूत्र है, जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो स्मॉल जी है वो 1 अपॉन आर स्क्वायर के समानुपाती है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की त्रिज्या के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब क्या हुआ कि यदि त्रिज्या बढ़ेगी तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, कम होगा, और अगर त्रिज्या कम होगी तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ध्रुवों के केस में त्रिज्या का मान क्या है, कम है, तो इस स्थिति में ध्रुवों पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो विषुवत वर्त की अपेक्षा ज़्यादा है, और पृथ्वी के केंद्र से विषुवत वर्त के बीच की जो दूरी है वो क्या है, वो ज़्यादा है। और जब दूरी ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, कम होगा। आया समझ में, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी और उस वस्तु के बीच की जो दूरी है, या जो हम कह सकते हैं पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान आर के बढ़ने पर क्या होगा, घटेगा, और आर के घटने पर क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। यदि आर बढ़ेगा तो गुरुत्वीय त्वरण कम होगा, और यदि आर घटेगा तो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा। अतः यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान है वो ध्रुवों पर अधिक होता है, और विषुवत रेखा पर ध्रुवों की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, जी के मान का परिकलन। अब हम जी के मान को कैलकुलेट करते हैं कि आखिर जी का मान होता कितना है। तो जी के मान को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक तो पृथ्वी का द्रव्यमान होना चाहिए, एक पृथ्वी की त्रिज्या होनी चाहिए, एक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान होना चाहिए। अगर ये तीनों बात हमारे पास मौजूद है तो हम आसानी से गुरुत्वीय त्वरण का मान निकाल सकते हैं। देखो, अब गुरुत्वीय त्वरण का जो सूत्र था वो ये था, जी इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। लेकिन जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम डी स्क्वायर की जगह क्या लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हम डी की जगह आर लिख लेते हैं। तो सूत्र क्या बन जाएगा, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अब कैपिटल जी का मान कितना होता है, 6.7 गुणा 10 की घात -11। इसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी कि इसकी गणना कैसे करते हैं। फिर पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम, और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर। ये तीनों मान हमारे पास आ गए। अब इन तीनों मानों को हम इस सूत्र में रख देंगे, इस वाले सूत्र में क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक है, तो देखो जी की जगह हमने जी का मान रख दिया 6.7 गुणा 10 की घात -11। ठीक है, फिर ये जो m है पृथ्वी का द्रव्यमान, यहाँ पर हमने कितना रख दिया, 6 गुणा 10 की घात 24। ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, बटे में पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसका वर्ग, तो उसका वर्ग 6.4 गुणा 10 की घात 6। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले ऊपर 6.7 गुणा 6 गुणा 10 की घात -11 और 10 की घात 24, तो 24 में से 11 गया तो कितनी बचेगी, 24 में से 10 जाता तो कितना बचता, 14। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 13, यानी 10 की घात 13 बच गई ऊपर बट्टे में। बट्टे में कितना बचा, 6.4 गुणा 6.4, क्योंकि वर्ग है, और 6 की 10 की घात 6, 10 की घात 6 गुणा 10 की घात 6, यानी 10 की घात 12। तो ऊपर कितना बचा, 6.7 गुणा 6 बट्टे में 6.4 गुणा 6.4। ठीक है, अब देखो 6 की घात 6, तो 6 और 6 12 होगी, इससे 12 घात तो कट गई, तो ऊपर कितना बचा, केवल 10 बचा, है ना। अब इसको हम हल कर लेंगे, तो 60 गुणा 6.7 बटे में 6.4 गुणा 6.4, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा, 9.8। जी का मान कितना आ जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो कितना होता है,
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं और नोट डाल के यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई है, तो पहले मैं यह चीज़ों को मिटा देता हूँ जो इसके ऊपर आ गई है, कुछ ये मिटा देता हूँ। तो देखो नोट डाल के क्या लिखा हुआ है, नोट डाल के लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर या पृथ्वी के नज़दीक के पिंडों या वस्तुओं के लिए गणना करते समय हम सामान्य रूप से गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या रख देते हैं, नियत रख देते हैं। जब भी हम पृथ्वी पर या पृथ्वी के नज़दीक रखी हुई किसी वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण की गणना करते हैं तो ऐसी स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण का मान हम 9.8 को ही क्या रखते हैं, नियत रखकर उस समीकरण या क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति की पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति किस प्रकार होती है अथवा किस तरह वो गुरुत्वीय त्वरण के कारण प्रभावित होती है। तो अभी तक हमने गुरुत्वीय त्वरण के दो सूत्र पढ़े। एक पढ़ा G = G m/r²। जब कोई वस्तु पृथ्वी पर या पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक रखी हो तो यह सूत्र लगता है, और यदि कोई वस्तु पृथ्वी से काफी दूरी पर हो तो ऐसी स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण के लिए G = G m/d² वाला सूत्र लगता है। इन दोनों सूत्रों को हमने पढ़ा है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो गुरुत्वीय त्वरण G का मान है वो कभी भी वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, कि वस्तु चाहे छोटी है या बड़ी है, वो हल्की है या भारी है, इसका गुरुत्वीय त्वरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि चाहे वस्तु छोटी है या कैसी है, बड़ी है, चाहे वो हल्की है या भारी है, वो पृथ्वी पर समान दर से ही गिरेगी। मतलब यदि दो वस्तुओं को ऊपर से नीचे की ओर छोड़ा जाए तो दोनों वस्तुएं एक साथ जमीन पर पहुंचेगी, लेकिन कब, जब वो मुक्त पतन की स्थिति में हो। यह आपको अच्छे से याद रखना है। कौन सी स्थिति में हो, मुक्त पतन की स्थिति में। और मुक्त पतन क्या होता है कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती है, बाकी अन्य घटकों को हम क्या मान लेते हैं, नगण्य। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो उसे हम कहते हैं कि वो मुक्त पतन की स्थिति में है। तो इसको संतुष्ट करने के लिए या इसकी पुष्टि करने के लिए गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार से विभिन्न वस्तुओं को नीचे की ओर गिराकर बतलाया कि सभी वस्तुएं जो मुक्त पतन में है वो पृथ्वी पर समान दर से गिरती है, चाहे कोई वस्तु छोटी है या बड़ी है, हल्की है या भारी है। अगर उन दोनों वस्तुओं को ऊपर एक ही जगह से नीचे की ओर छोड़ा जाएगा तो वो एक साथ जमीन पर पहुंचेगी, लेकिन शर्त यह है कि वो दोनों मुक्त पतन की स्थिति में होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आई होगी। आगे बात कर रहे हैं कि पृथ्वी के निकट जो G का मान है वो हमने क्या माना था, स्थिर माना था या कांस्टेंट माना था। अब अगर एक समान त्वरित गति के लिए अगर गति के समीकरणों की बात करें तो यहां पर हम साधारण त्वरण A के स्थान पर किसका उपयोग करेंगे, गुरुत्वीय त्वरण G का उपयोग करेंगे। तो गति के समीकरण हमने 3 पढ़े थे। पहला समीकरण V = U + AT, दूसरा S = UT + ½ AT², और तीसरा V² = U² + 2AS। ये समीकरण कब थे, जब कोई वस्तु एक समतल तल पर एक समान गति से गति कर रही होती है। तो ऐसी स्थिति में इन समीकरण का उपयोग हम करते हैं। लेकिन यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति कर रही है या नीचे से ऊपर की ओर गति कर रही है तो वहां पर साधारण त्वरण की जगह हम किसका उपयोग करेंगे, गुरुत्वीय त्वरण का उपयोग करेंगे। तो यहां पर हम कौन से समीकरण का उपयोग करेंगे, हम साधारण त्वरण की जगह गुरुत्वीय त्वरण G लिख देंगे। यानी समीकरण क्या बनेंगे, V = U + GT, ये पहला समीकरण। फिर S = UT + ½ GT², ये दूसरा समीकरण। तीसरा V² = U² + 2AG, ये तीसरा समीकरण। यहां पर U क्या होता है, प्रारंभिक वेग, V क्या होता है, अंतिम वेग, S क्या होती है, तय की गई दूरी,
और t क्या होता है, समय। तो जब हम किसी वस्तु की एक समान त्वरित गति के लिए समीकरण की बात करते हैं तो यदि वो समतल तल पर गति कर रही है तो इन तीनों समीकरणों का उपयोग करेंगे, और यदि कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर गति कर रही है तो ऐसी स्थिति में हम गति के इन तीन समीकरणों का उपयोग करेंगे। जब हम आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो इनको मैं आपको अच्छे से सॉल्व करके भी समझाऊंगा कि इनका यूज कैसे करना है। तो यहां पर गति के समीकरणों में हमने एक ही जगह क्या रख दिया है, गुरुत्वीय त्वरण g लिखा हुआ है। अब त्वरण दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो देखो हमने क्या पढ़ा था कि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर आकर्षित करता है, यानी g कहाँ लगता है, ऊपर से नीचे की ओर कार्य करता है। तो यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो ऐसी स्थिति में जो गुरुत्वीय त्वरण g है वो कैसा होगा, धनात्मक, क्योंकि वस्तु उसी गुरुत्वीय त्वरण के दिशा में आ रही है, यानी जिस तरफ बल लग रहा है उसी दिशा में अगर वस्तु आ रही है तो हम त्वरण कैसा लेंगे, धनात्मक। तो गुरुत्वीय त्वरण ऊपर से नीचे की ओर लगता है, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो हम इस g को, गुरुत्वीय त्वरण को क्या लेंगे, पॉजिटिव यानी धनात्मक लेंगे। ठीक है। और यदि कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रही है यानी गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जा रही है तो हम गुरुत्वीय त्वरण को किसमें लेंगे, ऋणात्मक में लेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो हम त्वरण को धनात्मक लेंगे, और यदि कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में गति कर रही है, अतः हम त्वरण को किसमें लेंगे, ऋणात्मक में लेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग जगहों पर किस तरह परिवर्तित होता है और गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, और साथ ही जो ऊर्ध्वाधर गति होती है उस ऊर्ध्वाधर या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो गति होती है उसके लिए गति के जो तीन समीकरण काम में लिए जाते हैं उनका हमने अच्छे से अध्ययन किया है। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, और अगर आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की ज़रूरत है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, 8058305337। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।